अस्सलाम वालेकुम। सो हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। अब एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या हैं? अच्छा, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। मीन के अपोजिट एक्शन जो हमने एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस किया है, उनके एक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, बिल्कुल अपोजिट उनके एक्शंस को रोकने के लिए, उनके एक्शंस को जो है वो स्टॉप करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब ये कैसे एक्शन करती हैं? फॉर एग्जांपल अगर जो है कोई भी ये कोई न्यूरॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूरॉन है, यहाँ पे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है जो कि वेसल्स में जो है वो जो है स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कोई भी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल जो इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, ये जो है ये रिसेप्टर साइट है जहाँ पे ये इस न्यूरोट्रांसमीटर ने निकल के, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होना है। जब कोई भी सिग्नल जो है वो ब्रेन से आएगा तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे निकल के यहाँ पे आके अटैच होना है। तो जो हमें फंक्शन चाहिए, जो हमें एक्शन चाहिए, वो जो है परफॉर्म होता है। अब अगर जो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, फॉर एग्जांपल जो एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। अब जहाँ यहाँ पे जो है नॉन एपिनेफ्रिन अगर रिलीज़ होता है, उसके जो एक्शंस है हमने अगर उसको रोकना है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो जाके अपनी रिसेप्टर के साथ अटैच हो और जो एक्शन वो परफॉर्म करता है हमें वो ना चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो देंगे। उससे क्या होगा, जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं वो आएंगी। ठीक है, ये था जो है न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे जो है वो एंटागोनिस्ट ड्रग है एड्रीनर्जिक की। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है, इसको पीछे कर देगी और ख़ुद आके इस जगह पे जो है वो आके बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड ही नहीं होगा तो उसका जो हमें एक्शन चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। सो इस तरह से जो है वो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट वर्क करती हैं। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट का जो है वो सेकेंड नेम है सिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है, सिम्पैथोलाइटिक्स। अच्छा देखें, एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, जो एगोनिस्ट थी उसमें था सिम्पैथोमाइमेटिक्स, जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को मिमिक कर रही होती हैं, बिल्कुल उसके फंक्शंस के जैसे जो है वो एक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। बट जो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं वो ऐसा नहीं करती। हम टोटली जो है वो अपोजिट बात करें। देखें, अगर आप इसमें एक जो है वो कैटेगरी याद कर लेते हो ना, मीन के अगर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कर लेते हो तो बिल्कुल अपोजिट जो है उसके एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, और सो हम यहाँ पे जो है इसका जो सेकंड नेम होगा वो होगा सिम्पैथोलाइटिक्स। मीन के ये सिम्पैथो मिमिक नहीं कर रही, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक नहीं कर रही, बल्कि उसके फंक्शंस को, जो उसके एक्शंस है उसको ब्रेक डाउन कर रही है, उसके ऑपोजिट वर्क कर रही है। सो ये तो हो गए उसके नेम। अब आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, अब देखिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने जो है एक्शंस को रोकना है। अब एक्शन जो है वो किस तरह होते हैं, हमने बताया था जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स है ना वो 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती हैं, ठीक है, उसके साथ बाइंड होती हैं और जाके जो है एक्शन परफॉर्म करती हैं। वो रिसेप्टर कौन कौन से थे? एक था अल्फा रिसेप्टर, ठीक है, और एक था बीटा रिसेप्टर। अब हमने इनके एक्शंस को रोकना है, ठीक है, स्टॉप करना है, तो हम डेफिनेटली जो है इनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, इनके रिसेप्टर्स को जब हम ब्लॉक करेंगे तो वो बाइंड ही नहीं होंगे, जब बाइंड ही नहीं होंगे तो वो एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो इसको हमने जो 2 टाइप्स में डिवाइड किया है वो यही है। एक है अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स, और सेकंड वन है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, 2 टाइप्स की ये ड्रग्स हैं। ठीक है, या तो ये अल्फा ब्लॉकर्स होंगी या तो ये बीटा ब्लॉकर्स होंगी। इन दोनों जो रिसेप्टर्स हैं ना इनको ये ब्लॉक करेंगी। सो आज की वीडियो में हम जो है अल्फ़ा ब्लॉकर्स को जो है वो डिटेल के साथ स्टडी कर लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसके एक्शंस क्या हैं। बिकॉज आपको पता है कि अल्फ़ा जो है रिसेप्टर्स उसके जो फंक्शंस हैं वो अलग हैं और जो बीटा है उसके फंक्शंस अलग हैं। सो 1 बाय 1 हम जो है इनको देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं और इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बारे में जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो अल्फ़ा ब्लॉकर है ना इसको हम मज़ीद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, एक है नॉन सिलेक्टिव,
क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं आएगी तो आपको ड्रग की जो कैटेगरी का नहीं पता होगा और आप उसको रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, ठीक है। अब ये सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव क्या है, देखें। नॉन सेलेक्टिव ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं जो कि जो है वो किसी भी अल्फ़ा 1 को भी जाके ब्लॉक कर सकती हैं और अल्फ़ा 2 को भी जो है वो कर सकती हैं। ये कोई अपनी स्पेसिफिकली नहीं कहता कि मैंने इसको ही ब्लॉक करना है और मैंने इसको नहीं ब्लॉक करना है, ठीक है। ये कहती है कि मैं जिसको मर्ज़ी जो है ना आप कहोगे मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। इसकी कोई सिलेक्टिवनेस नहीं है, ये नॉन सेलेक्टिव है। ये अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक कर सकता है और अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक कर सकता है। बट जो सिलेक्टिव है, ठीक है, ये कहती है नहीं नहीं मैंने तो जो है वो सिलेक्टिव ही चीज़ लेनी है, मुझे जो है मिक्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्टिव जो है ना ये या तो अल्फ़ा 1 को जो है ब्लॉक करेगी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ना अल्फ़ा जो है ब्लॉकर, अल्फ़ा जो रिसेप्टर्स हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है अल्फ़ा 1 और एक है अल्फ़ा 2, ठीक है। और जो सिलेक्टिव है ना वो या तो अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करेगी या फिर अल्फ़ा 2 को जो है ये ब्लॉक करेगी, क्योंकि ये सिलेक्टिव है। कहते हैं मैंने तो सिलेक्टिव तौर पे ही जो है ना वो काम करना है। अब अच्छा इनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं। जो नॉन सिलेक्टिव है ना इसको हम मज़ीद जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू लिपिन कॉर्ट की जो बुक है उसके मुताबिक आपको ये करवा रही हूँ। जो डिफरेंट बुक्स है ना उसमें उन्होंने नॉन सिलेक्टिव को मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट हम जो है ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है कम्पिटिटिव ब्लॉकर, ठीक है, और सेकंड वन है नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर। सो नॉन सेलेक्टिव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है कम्पिटिटिव ब्लॉकर और एक है नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर। एक एक एग्जांपल का आपको जो है इनके पता होना चाहिए। जो कम्पिटिटिव ब्लॉकर है ना इसमें आ जाती है फेंटालोएमाइन, ठीक है, फेंटोलएमाइन, ये इसकी एग्जांपल है। एक एक एग्जांपल जो है ना आपको ड्रग की आनी चाहिए। अच्छा जो है ना ड्रग्स के नेम्स के बारे में आप लोग जो है ना वो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि अभी जो है जब अभी आपको ड्रग्स की समझ नहीं आएगी, ड्रग्स के नेम्स की, सॉरी। सो ड्रग्स की जो है मैं उनको रिमेंबर करने की, उनकी निमोनिक्स की, कि कैसे आपने जो है ना इनको इजीली विद निमोनिक्स जो है वो याद करना है। मैं उसकी वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी, तो आपने उससे जो है ड्रग्स के नेम्स जो है रिमेंबर करने हैं। अभी आपने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे जहन में रखना है कि ये जो है इसकी एग्जांपल है। ओके, सो नॉन कम्पिटिटिव की जो है एग्जांपल है, नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर जो है उसकी है फिनॉक्सी बेंजाइमाइन, ठीक है, फिनॉक्सी बेंजाइमाइन। सो एक एक जो है ना एग्जाम्पल आपको जो है वो पता होना चाहिए। रिपीट कर रही हूँ कि ड्रग के बारे में आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या लिख रही हूँ मैं, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं हो। मैं सेपरेट जो है वो इसकी वीडियो बनाऊँगी कि कैसे जो है आपने इनकी जो ड्रग्स हैं इनको आपने रिमेंबर करना है। सो अब आ जाते हैं हम सिलेक्टिव की तरफ कि सिलेक्टिव कौन कौन सी हैं। अल्फ़ा 1 जो है ना इसमें 304 जो है ना वो ड्रग्स हैं जो कि इसमें आती हैं। मेन जो है वो है टेराजोसिन, प्राजोसिन एंड डोक्साजोसिन। ये जो है इसकी मेन जो है वो ड्रग है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की। ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। और भी हैं जो कि मैंने आपको बताया कि हम सेपरेट वीडियो में जो है उसको विद निमोनिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो अल्फ़ा 2 है ना, अल्फ़ा 2 की जो सिलेक्टिव ब्लॉकर है वो है योहिम्बाइन। सो ये इसकी जो है एक एक एग्जांपल जो है आपने जहन में रखनी है विद क्लासिफिकेशन। सो जो है अल्फ़ा ब्लॉकर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन सिलेक्टिव के अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, सिलेक्टिव नहीं है। और दूसरी है सिलेक्टिव, ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करेगी, ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करेगी। सिलेक्टिव इसकी जो है वो ड्रग्स हैं। उसके अलावा नॉन सिलेक्टिव को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कम्पिटिटिव ब्लॉकर, एक है नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर, और उसकी एक एक एग्जाम्पल मैंने मैंशन कर दी है। सो अब हम जो है ना अल्फ़ा ब्लॉकर की जो फिजियोलॉजिकल जो इसके सॉरी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है ना ओवरऑल, कि ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो है ये क्या क्या एक्ट करती हैं, उनको हम जो है वो 1 बाय 1 देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सॉरी यहाँ पे जो है मैंने फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स लिख दिया है।
ओवरऑल जो है फार्माकोलॉजिकल, वैसे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल अगर आप बोलोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। सो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को देखने से पहले एक बात आपने जहन में रखनी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि जब भी क्या नाम है, अल्फ़ा की बात आनी है, ठीक है, अल्फ़ा की बात जहाँ पे भी आनी है, अल्फ़ा ड्रग्स की, वो क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट, ये जहन में रखना है। और जहाँ पे भी बीटा ब्लॉकर्स की बात आनी है, ठीक है, ब्लॉकर्स की नहीं, बीटा ड्रग्स की, तो वो क्या करवाएंगी, डायलेशन करवाएंगे। ये बात आपने जो है जहन में रखनी है। अब हम जो है इनके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके एंटागोनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो एक्शन करती है ना, उनको स्टॉप करके उसके ऑपोजिट हमें जो है वो फंक्शन चाहिए। तो अब एंटागोनिस्ट में ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जो अल्फ़ा है वो क्या करवाएंगी, वो डायलेट करवाएंगी, ठीक है, जहन में बात रखनी है आपने, जो अल्फ़ा है वो डायलेट करवाएंगी, क्योंकि हम ऑपोजिट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और जो बीटा है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी। सो अभी हम जो है उसी के हिसाब से जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। देखें, वेज़ो डायलेटर सबसे पहले, ठीक है, एंटागोनिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपोजिट एक्शन परफॉर्म करवाती है। सबसे पहले ये क्या करेगी, वेज़ो डायलेट करवा देगी, ठीक है, वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करवाएगी। जब वेज़ो डायलेट क्यों करवाएगी, ड्यू टू डिक्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, जब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी हार्ट में, जब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ होगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो बीपी है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है, जो बीपी है वो लो हो जाएगा, ठीक है, जो वेज़ो डायलेट करेंगी। जब हमने जो है उसके बारे में डिस्कस किया था एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है, एगोनिस्ट के बारे में, तब हमने बताया था कि बीपी जो है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो क्या कर रही होती है, वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही होती हैं। बट यहाँ पे वो क्या ये वेज़ो डायलेट कर रही है, मीन कि अगर कोई भी जो वेसल है वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो अगर हम एंटागोनिस्ट देंगे, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे, तो वो उसको डायलेट कर देंगे, ठीक है, खुला कर देंगे, जिसकी वजह से जो फ्लो है ना वो प्रॉपर तरीके से होगा, और जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो बीपी है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हर एक रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जब वेज़ो डायलेट कर जाएगी, बीपी लो हो जाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी या वो क्या करेगी, रिफ्लेक्स करेगी। रिफ्लेक्स क्या करेगी कि टैकीकार्डिया करेगी। टैकीकार्डिया का मीन होता है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर मीन आर्टियल से डिक्रीज़ कर जाएगा, तो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, हमारा सिंपैथिक जो नर्वस सिस्टम है वो यही करता है ना कि हमारे फाइट और फ्लाइट जो कंडीशन है उसमें से हमें एडवर्स कंडीशन में से हमें निकालता है। तो अब अगर बीपी जो है वो ज़्यादा फैल कर गया है, तो क्या करेगा, जो बॉडी है वो रिफ्लेक्स करेगी, उसको रिएक्शन देगी, तो जो है वो बीपी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो है ना हमारा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। सो ये कंडीशन है। उसके बाद ये क्या करेगी, जो नेज़ल है, जो हमारा नोज़ है, ठीक है, उसमें स्टिफनेस आ जाएगी, ठीक है, ज़ुकाम लग सकता है आपको उसकी वजह से। उसके अलावा हमारी जो आइज़ हैं उनमें मियोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस हो जाता है आँख का जो है ना छोटा हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आँख जो डायलेट की हुई थी, अगर डायलेट की हुई है, डायलेट होना खुला होना आँख का, तो अगर डायलेट हुई हुई है, तो अगर हम उसको जो है एंटागोनिस्ट देंगे, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट देंगे, तो उसमें मियोसिस हो जाएगी। क्या होगा, जो आँख प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये इसके इफेक्ट होंगे आई पे। उसके बाद जी आ जाती है इंटेस्टिनल एक्टिविटी। इंटेस्टिनल एक्टिविटी स्टमक में क्या एक्टिविटी करती है कि जो इंटेस्टिनल एक्टिविटी है उसको ये इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। जो कायम होता है, जो स्टमक से जो है उसने जो डाइजेस्टेड फूड है जो स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करनी है, उसका जो पैसेज है उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है आपको लूज़ मोशन भी जो है उसकी कंडीशन भी हो सकती है। लूज़ मोशन भी जो है आपको उसकी वजह से लग सकते हैं। ओके, सो उसके बाद जो है ये क्या इफ़ेक्ट करती है कि ये रीनल ब्लड फ्लो जो है ना उसको ये डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। जब रीनल ब्लड फ्लो जो है ना डिक्रीज़ करती है ना, तो उससे क्या होता है, जो GRF है ना, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, GFR,
ठीक है, मतलब कि 1 पर मिनट में जो है ना कितना जो ब्लड है ना वो जो ग्लोमेरुलस है ना वो कितना फिल्ट्रेट कर रहा है ब्लड को, उसका रेट जो है ना ये डिक्रीज़ कर देती है। जब ब्लड का फ्लो ही कम होगा तो उसका वो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम है ना और प्लस जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्वेशन जो है ना वो बॉडी में ज़्यादा होगी, और जो वाटर जो यूरिन है ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो ये कुछ जो है ना फार्माकोलॉजिकल ओवरऑल जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने मस्त जहन में रखने हैं। उसके अलावा इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी ड्रग्स के नेम्स है उसकी मैं सेपरेट वीडियो जो है वो बनाऊंगी कि उसको कैसे आपने वो निमोनिक्स जो है वो आपने कैसे उसको याद करना है।